Good morning class. I am Renu Chaudhary and I am teach class 11th and class 12th subject economics. ठीक है, आज फिर मैं आपके सामने प्रेजेंट हुई हूँ अपने एक नए टॉपिक के साथ। तो सब टॉपिक शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल श्री श्याम स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, इससे पहले हम 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो हम धीरे धीरे अपने टॉपिक की तरफ बढ़े हैं और आज हम अपने मेन टॉपिक की ओर आए हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसको हम बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप इसको क्लियर करेंगे। हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को अच्छी तरह से समझते हैं। इसको समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ये जो मैक्रो वर्ड है इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट हमें पता होना चाहिए मैक्रो वर्ड का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, कहाँ से ये वर्ड ओरिजिन हुआ है। देखिए, मैक्रो वर्ड एक ग्रीक टर्म का वर्ड है मैक्रोस, जहां से ये वर्ड लिया गया है मैक्रोस से। ठीक है, और ग्रीक टर्म का जो ये वर्ड है मैक्रोस, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है लार्ज, बड़ा। ठीक है, तो अब हमें मीनिंग का पता चला कि मैक्रोस वर्ड का जो मीनिंग होता है वो लार्ज होता है, लेकिन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैक्रोस? कि इकोनॉमी की कॉन्टेक्स्ट में मैक्रोस का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है इकोनॉमी एज अ होल, इकोनॉमी एज अ होल। इकोनॉमी एज अ होल का मतलब क्या है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करेगा इकोनॉमिक इश्यूज की, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की, बट एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। ये एक इंडिविजुअल, एक हाउस होल्ड, एक फर्म एंड इंडस्ट्री की स्टडी नहीं करेगा, ये स्टडी करेगा इकोनॉमी एज अ होल। ठीक है, तो ये आपको यहाँ क्लियर हुआ। तो ओरिजिन को समझने के बाद अब हम करेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स को इकोनॉमिक्स के एक सेपरेट ब्रांच के रूप में कब जाना गया, कब इसको एक अलग पहचान मिली, एक अलग रूप मिला, एक अलग नाम मिला। तो सेकंड पॉइंट पे आते हैं हम, एमरजेंस। ठीक है, एमरजेंस का मीनिंग क्या होता है कि कब मैक्रो इकोनॉमिक्स को इकोनॉमिक्स की एक सेपरेट ब्रांच के रूप में जाना गया, पहचान मिली। ठीक है, तो ये पहचान मिली तो इसे 1936 में, 1936 में देखिए, ये अगर चीजें आप अपने क्वेश्चन में डालोगे तो आपका क्वेश्चन का कंटेंट जो होगा वो बहुत अच्छा हो जाएगा और एग्जामिनर आपको बहुत अच्छे मार्क्स देगा। ठीक है, एग्जामिनर को ये पता चलेगा कि आपको अच्छी खासी नॉलेज है अपने कॉन्सेप्ट को लेके। ठीक है, तो 1936 में मैक्रो इकोनॉमिक्स को इकोनॉमिक्स की एक सेपरेट ब्रांच के रूप में जाना गया था। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स को एक इकोनॉमिक्स की एक सेपरेट ब्रांच के रूप में कब जाना गया था? जब 1936 में जॉन मेनार्ड केन्ज ने अपनी फेमस पुस्तक को पब्लिश किया था, अपनी फेमस बुक को पब्लिश किया था, अपनी सेलिब्रेटेड बुक को पब्लिश किया था, और बुक का नाम था द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। तब से मैक्रो इकोनॉमिक्स को इकोनॉमिक्स की एक सेपरेट ब्रांच के रूप में जाना गया था। तो अब हम करते हैं इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है। तो अब हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है बेटे, ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम और इकोनॉमिक इश्यूज की स्टडी करेगा। ठीक है, एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। इन सिंपल लैंग्वेज, ये एक इंडिविजुअल की स्टडी नहीं करेगा, ये एक हाउस होल्ड की स्टडी नहीं करेगा, ये एक फर्म की स्टडी नहीं करेगा, ये एक इंडस्ट्री की स्टडी नहीं करेगा, ये स्टडी करेगा पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स की स्टडी, पूरी की पूरी इकोनॉमी की स्टडी करेगा एट अ लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमिक्स की सेंट्रल इश्यूज की स्टडी करते हैं। इसमें हम करेंगे स्कार्सिटी की स्टडी करेंगे, इसमें हम चॉइस की स्टडी करेंगे, बट एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी यही स्टडी किया जाएगा। इस माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी हम स्कार्सिटी की स्टडी करेंगे, चॉइस की स्टडी करेंगे, बट वो हम करेंगे एट अ
इंडिविजुअल लेवल, बट मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करेंगे चॉइस की, स्टडी करेंगे स्कार्सिटी की, बट एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल स्टडी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हमारी गवर्नमेंट को क्या करना है, अपने नेशनल रिसोर्सेज को एलोकेट करना है। वो चाहती है कि मैं अपने नेशनल रिसोर्सेज से क्या प्रोड्यूस करूं, मैं नेशनल रिसोर्सेज का यूज डिफेंस के प्रोडक्शन के लिए करूं या कंज्यूमर गुड्स के प्रोडक्शन के लिए करूं। लेकिन मेन फोकस किस बात पे रहता है, गवर्नमेंट का मेन फोकस रहता है कि हमारा जो सोशल वेलफेयर है वो मैक्सिमाइजेशन हो। ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल के, किसी भी जो नेशंस के हमारे जो नागरिक है उनके वेलफेयर के साथ किसी भी तरह का कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। तो वो फोकस किस पे करेगी, मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर। समझ आया यहाँ तक? अब देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो सेंट्रल इशू है, मेन इशू है, वो क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स का मेन इशू है बेटे कि वो डिटरमाइन द ओवरऑल आउटपुट इन इकोनॉमी। इकोनॉमी के जितना भी आउटपुट है उन सबको वो क्या करेगी, डिटरमाइन करेगी, एम्प्लॉयमेंट को डिटरमाइन करेगी। और यही मैक्रो इकोनॉमिक्स का मेन इशू है, यही मैक्रो इकोनॉमिक्स का सेंट्रल इशू है। समझ आया? मैक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल क्या क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स किस चीज को लेके वर्क करता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स के मेन वेरिएबल है एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। मेन वेरिएबल क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स के? एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। ये एक इंडिविजुअल गुड्स की डिमांड को नहीं कैलकुलेट करेगा, ये इकोनॉमी में ऑल गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड को कैलकुलेट करेगा। इन इकोनॉमी ऑल गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई को कैलकुलेट करेगा। ये काम ही एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को लेके करेगा। लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स में काम किससे होता है? इंडिविजुअल डिमांड एंड सप्लाई को लेके। बट इन मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई ही आपके मेन कंपोनेंट है मैक्रो इकोनॉमिक्स के। समझ आया? अब देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो डिसीजन लिए जाते हैं वो कैसे लिए जाते हैं, कौन डिसीजन लेता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में तो एक इंडिविजुअल डिसीजन ले लेगा, एक फर्म, एक इंडस्ट्री, एक हाउस होल्ड डिसीजन ले लेगा। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो डिसीजन लिए जाते हैं वो इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूशनल जो एजेंट होते हैं वो आपके डिसीजन लेते हैं। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो भी डिसीजन लेंगे वो एजेंट लेंगे। ठीक है, और वो एजेंट जैसे आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपका डिसीजन लेगा, सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये डिसीजन लेगा। ठीक है, तो जो भी आपके डिसीजन लिए जाएंगे वो एक इंडिविजुअल, एक फर्म, एक इंडस्ट्री, एक हाउस होल्ड डिसीजन नहीं लेगा। डिसीजन लिए जाएंगे जो इंस्टीट्यूशनल जो पर्सन है, जो एजेंट है, वो आपके डिसीजन लेंगे। समझ आया? आगे देखिए, अब हम बात करते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी ऑफ मेथड क्या है, किस तरह से स्टडी करता है ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की, इकोनॉमिक इश्यूज की। देखिए, ये जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस को लेके हमारे इकोनॉमिक्स इश्यूज एंड इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स की स्टडी करता है। लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस को अडॉप्ट करता है स्टडी करने के लिए। लेकिन ये जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस करेगा। जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस क्या है कि ये एक कॉमन एनालिसिस को लेगा। ये नहीं कि इसकी इस फॉर्म की स्टडी करने के लिए मैंने कुछ और एनालिसिस किया, इसकी स्टडी करने के लिए मैंने कोई और मेथड लिया, इसकी स्टडी करने के लिए मैंने कोई और मेथड लिया। नहीं, ये सब पूरी मार्केट में सबकी स्टडी करने के लिए एक जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस को यूज करेगा। ठीक है, ये बहुत अच्छे से आपको समझ आना चाहिए कि जब मैक्रो इकोनॉमिक्स अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, अपने इकोनॉमिक इश्यूज की स्टडी करता है तो वो जनरल इक्विलिब्रियम लेवल पे स्टडी करता है। समझ आया? आगे देखिए, तो अब हम बताएंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज की स्टडी करता है। ठीक है, वो स्टडी आपकी एग्रीकल्चर सेक्टर में भी करेगा, प्रोडक्शन सेक्टर में भी करेगा, सर्विस सेक्टर में भी करेगा। ठीक है, जैसे सर्विस सेक्टर में क्या हो रहा है, ठीक है, वहां की डिमांड कितनी है, एवरीथिंग स्टडी करेगा। मतलब वो स्टडी एग्रीकल्चर सेक्टर की करेगा, प्रोडक्शन सेक्टर की भी करेगा और सर्विस सेक्टर की भी स्टडी करेगा। समझ में आया? तो कुल मिला के जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का इसका स्कोप है वो बहुत वाइडर है। इसलिए कहा गया कि इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी द इकोनॉमिक इश्यूज एंड इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स at a level of economy as a whole. It is not a study economic issue and economic problem at a individual level, at a firm level, at a industry level and at a household level.
ठीक है, इट इज स्टडी इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। क्लियर हुआ यहाँ तक? आगे देखिए, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के हम मेन इश्यूज की, सेंट्रल इश्यूज की अब स्टडी करेंगे कि मेन सेंट्रल इशू कौन कौन से हैं जिनकी स्टडी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम स्टडी करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जनरल प्राइस लेवल की। ठीक है, यहाँ पे एक गुड्स का प्राइस नहीं होगा एक, ठीक है, इसमें ओवरऑल प्राइस लेवल डिटरमाइन किया जाएगा। ठीक है, जितनी भी गुड्स मार्केट के अंदर सप्लाई होती हैं उन सब का प्राइस लेवल को इसमें बताया जाएगा, उन सब का ओवरऑल एस्टिमेशन निकाला जाएगा, मतलब जनरल प्राइस लेवल बताया जाएगा। क्लियर? इसमें हम करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, कितने लोगों को हमारे देश में रोजगार नहीं मिलता है। अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है कि लोग काम करने के इच्छुक हैं लेकिन उन्हें काम ही नहीं मिलता, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट होता है। इसकी स्टडी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर करेंगे। आगे देखिए, इंटरेस्ट रेट की स्टडी हम इसके अंदर करेंगे। इंटरेस्ट रेट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, क्योंकि इससे ही हमारी पूरी इकोनॉमिक चेंज हो सकती है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप देख लीजिए कि हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन मतलब कीमतें बढ़ रही हैं, हर रोज कीमतें बढ़ रही हैं। ठीक है, कीमतें कहते हैं कि कीमतों ने आसमान को छू लिया है। ठीक है, तो इसमें हमारी इकोनॉमी क्या काम करेगी? हमारी गवर्नमेंट क्या है, जो रिजर्व बैंक को ऑर्डर करेगी कि आप बैंक रेट को हाई कर दो। इस पॉइंट को ध्यान से समझना, क्या कहेगी हमारी गवर्नमेंट कि आप बैंक रेट को, इस टॉपिक, इस पॉइंट को बेटे अच्छे से समझना कि आप बैंक रेट को हाई कर दो। अब बैंक रेट होता क्या है? वैसे तो ये टॉपिक हम बैंक चैप्टर में कराएंगे, लेकिन जैसे वर्ड आ गया इसको पेंडिंग नहीं छोड़ेंगे। बैंक रेट होता क्या है? बैंक रेट होता है जिस रेट पर आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कमर्शियल बैंक को लोन देता है। ध्यान से समझना, जिस रेट पे आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कमर्शियल बैंक को लोन देता है। ठीक है, अब अगर रिजर्व बैंक ने अपनी बैंक रेट को इंक्रीज कर दिया, ठीक है, फिर क्या होगा? कमर्शियल बैंक को, मतलब इसके बढ़ने से आपका क्या हो जाएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने से क्या होगा? अब कमर्शियल बैंक को हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा। ठीक है, तो जब कमर्शियल बैंक को हाई लेवल पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा तो वो आगे पब्लिक को भी तो हाई रेट पे लोन प्रोवाइड करेगी। समझ रहे हो ना पॉइंट? और जब पब्लिक को हाई रेट पे लोन मिलेगा तो क्या होगा? कैपिटल गुड्स की जो प्राइसेस है वो हाई हो जाएगी। कैपिटल गुड्स की प्राइसेस हाई होने पर क्या होगा? डिमांड कम हो जाएगी। डिमांड कम हो जाएगी, और डिमांड कम होने पे क्या होगा? जो मनी का फ्लो है मार्केट में वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ठीक है, जब कोई चीज खरीदेगा ही नहीं तो मनी फ्लो कैसे होगा? मनी फ्लो नहीं होगा। मनी फ्लो ना होने की वजह से ऑटोमेटिकली जो इन्फ्लेशन है वो डाउन हो जाएगा। प्राइस हाई क्या करेंगे जब मार्केट में डिमांड ही नहीं है? जब कोई अब इस मार्कर पेन की प्राइस हाई हो जाती है, ठीक है, लेकिन मेरी डिमांड ही नहीं है, मैं डिमांड ही नहीं करूंगी, तो इस पेन की प्राइस मुझे कम करनी ही पड़ेगी। तो ऐसे हमारी इकोनॉमी वर्क करती है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल इन इकोनॉमी। ठीक है, आगे हम इसमें नेशनल इनकम को काउंट करेंगे, कैसे हमारी नेशनल इनकम काउंट होती है, कैसे हमारे जीडीपी को काउंट किया जाता है, जीडीपी से कैसे नेशनल इनकम काउंट होती है, उसमें हम नॉन रेजिडेंट पढ़ेंगे, रेजिडेंट पढ़ेंगे, एवरीथिंग वी विल स्टडी इन नेशनल इनकम। इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। फिर ये मैंने आपको पहले भी बताया कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो वर्क की एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई पे करती है। ये इसके मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट है, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, इसमें हम स्टडी करेंगे। इन्फ्लेशन को मैं आपको बता चुकी हूँ। इन्फ्लेशन होता है प्राइस राइज इन इकोनॉमी, प्राइस का हर रोज बढ़ना इन्फ्लेशन होता है। डिफ्लेशन क्या होता है? प्राइस का कंटिन्यू गिरना। इससे क्या होगा? हमारी इकोनॉमी इनबैलेंस हो जाती है। हमें इन सबको बैलेंस में रखना बहुत जरूरी है।
और मॉनेटरी पॉलिसी क्या, मॉनेटरी पॉलिसी इज मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसी से हमारी पूरी की पूरी इकोनॉमी कंट्रोल की जाती है, ठीक है। इन्फ्लेशन होगा उसको डिफ्लेशन में लाया जाए, बैलेंस में लाया जाएगा, अगर डिफ्लेशन है उसको भी सही किया जाएगा, ठीक है। पॉवर्टी की स्टडी हम इसमें करते हैं। तो ये मेन टॉपिक है, ये सेंट्रल इशू है जो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। इन शॉर्ट, macroeconomics study the economic issues and economic problems at a level of economy as a whole. I hope आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हुआ होगा। कोई कॉन्सेप्ट मैंने कोशिश की भाई कि कुछ भी ना छूटे। मैं जानती हूँ कि वीडियो थोड़ी लॉन्ग होगी, लेकिन मैं क्या करूँ, को टॉपिक को कॉन्सेप्ट क्लियर कराने में मुझे टाइम लग जाता है, ठीक है। लेकिन मैं कोशिश ये करूंगी कि आपका इतना सा भी डाउट ना रहे। लेकिन अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट करना, और मैं 101% आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगी और वो आपकी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो मेरे श्री श्याम स्टडी चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। तो आगे इकोनॉमिक्स को बहुत इजी मेथड में समझने के लिए मेरे साथ बने रहिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।